गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं आज हमारे पाठ्यक्रम के दौरान के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई कविता ऊषा। मैं सबसे पहले आपको शमशेर बहादुर सिंह का परिचय प्रदान कर दूं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। देहरादून उस समय उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है। इनकी जो लिखी गई रचनाएं हैं उनमें से जो प्रकाशित हो चुके उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश यानी उर्दू और हिंदी की डिक्शनरी का संपादन इनके द्वारा किया गया। पुरस्कारों के रूप में इनको साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1993 दिल्ली में हुआ। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आप मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल में खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनके उर्दू भी दिखाई देता है तो हिंदी भी दिखाई देती है। ये संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि, मतलब नए प्रयोग करने वाले। प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है, मतलब अलग अलग बिंब, मानस बिंब, चाक्षुष बिंब, दृश्य बिंब इनके द्वारा अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए गए। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा और कूची यानी ब्रुश जिसे आप कहते हो, पोतनी कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों पर दिया गया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सूजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा हुआ होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। अब बात करते हैं हम इनकी कविता के बारे में। ये प्रयोगवाद के कवि हैं और हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से हुआ। शिल्प संबंधी यानी भाषागत जो परिवर्तन देखने को मिले, शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर के प्रयोगवाद आया। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर एक ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है।
इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ पर सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालीमा को चीरकर आने का एहसास कराती ऊषा। ऊषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग, रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई काली शिला के जैसा जान पड़ता है, या यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यानी सफ़ेदी यूँ लगती है मानो उस नीले आकाश में, नीले जल में किसी की गोरी देह यानी गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होने पर उषा का इस तरह से सारा जादू, सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल पल बदलता हुआ कवि को दिखाई देता है और उसी पल पल बदलते हुए सौंदर्य को कवि के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया गया है। कवि कहता है कविता में कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कब का नभ था? भोर का नभ। उसके बाद वाला दृश्य प्रकट करते हुए कवि कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा दूँ। भोर अर्थात सवेरा होने से पहले का जो झुटपुटा वातावरण होता है उसे कहा जाता है भोर। नभ अर्थात आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान। तो कवि क्या कहता है देखिए कि प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला। उसके बाद क्या हुई? भोर हो गई और भोर के समय नीला रंग थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि क्या हो, राख से लिपा हुआ गीला चौका हो और नमी के कारण गीलापन था और रंग राख के जैसा गहरा था। ये देखिए ओस से भरे हुए वातावरण का चित्रण है और उसमें जैसे कोई गृहिणी होती है वो भोजन बनाने के बाद चौके को लीप देती है और वो गीला दिखाई देता है, वैसे ही उस ओस की नमी के कारण वह आकाश का चौका भी गीला दिखाई दे रहा था। क्योंकि भोर के समय वातावरण न तो गहरा काला होता है और न ज़्यादा उजला, उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है, इसलिए नीले शंख की उपमा बहुत सुंदर यहाँ पर दिखाई देती है। और राख से लिपे जाने का रंग गहरा सुरमई होता है, भोरकालीन वातावरण भी ऐसा सुरमई होता है, इस कारण ये समानता भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। प्रातःकालीन वातावरण में जैसा कि मैंने बताया ओस और नमी है और उस ओस और नमी से आकाश का चौका कैसा दिखाई दे रहा है? गीला, और गीले चौके में भी वही नमी दिखाई दे रही है। अतः दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है। प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी है और इसका रंग गहरा सुरमई है। इस समय किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, अतः ये चौके जैसा पवित्र समय है। अब आगे कवि कहता है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा रहा हूँ। सिल मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है, सिलावटी जिसे कहते हैं, और केसर यानी फूल का सुगंधित पदार्थ जो होता है, कि उस भोर के झुटपुटे वातावरण में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसा लगता है कि मानो उस आकाश रूपी बहुत गहरी काली शिला सूर्य की लालिमा रूपी लाल केसर से जैसे धुल गई हो। वो अंधेरा कैसा दिखाई दे रहा है कवि को? काली शिला के जैसा प्रतीत हो रहा है। और सूरज की लाली किसके समान है? केसर के समान। यह वातावरण कवि को ऐसा जान पड़ता है मानो
कि स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कि मानो किसी ने क्या किया हो, आकाश रूपी काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक की मिट्टी पोत दी हो या घिस दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई दे रहा है और सूरज की लाली चौक के मिट्टी के समान दिखाई दे रही है। इसमें कवि भोर के अंधेरे झुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित करना चाहता है, क्योंकि भोर काल में जैसा कि मैंने बताया आकाश में सुरमई अंधेरा होता है या अंधेरा काली सिल या स्लेट के रंग जैसा होता है। इस प्रकार कवि काली सिल और स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। लाल केसर और लाल खड़िया चौक सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करते हैं। प्रातःकालीन ओस और नमी को धुलने के दृश्य के द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। अब आगे कवि कहता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। अब क्या कहा है, नील जल यानी नीले रंग का पानी, गोर यानी गोरा, झिलमिल देह यानी चमकता हुआ झिलमिलाता हुआ शरीर, जादू यानी सौंदर्य या आकर्षण, सूर्योदय यानी सूरज का उगना। अब कवि क्या कहता है, देखिए उस भोर के आकाश का चित्रण करते हुए कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की सफ़ेद आभा दिखने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश के नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह गोरा शरीर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा हो। कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात जो पल पल बदल रहा था आकाश का रंग वो बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है। और इस प्रकार से प्रकृति का पल पल बदलता स्वरूप, पल पल बदलता जादू टूट जाता है, प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। अब इस काव्यांश में देखिए नीले आकाश में सूरज के चमक के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है। प्रातःकाल आकाश नीला है और सूरज की पहली पहली किरण झिलमिलाती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही है। नील जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़कर श्वेत होने लगती है। उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी व्याप्त होती है। उस दृश्य के लिए गोरी देह का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर उपमान के रूप में दिखाई देता है। उषा के जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, उसके नित बदलते सुंदर रूप। जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ा प्रातःकालीन सौंदर्य की नित रूप बदलती झांकियाँ गायब हो जाती है और चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैल जाती है। इस प्रकार से कवि ने प्रातःकाल के पल पल बदलते हुए खूबसूरत वातावरण का चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।